नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है उल्टा चश्मा यूसी पर आपका। और मैं आपके साथ चंद्रकांत शुक्ला। विश्लेषण का वक्त हो गया है, समझने का वक्त हो गया है, समीकरणों को जानने का वक्त हो गया है। और जब ये वक्त होता है तो हमारे साथ स्क्रीन पर हमेशा की तरह देश के राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार, जिनकी बारीक नजर देश के तमाम मुद्दों पर रहती है, श्री अशोक वानखेड़े जी आ चुके हैं। सर बहुत नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। नमस्कार सर, एक बड़ी मीटिंग, बड़ा मंथन केरल में हुआ, जिसकी तरफ पहले भी आपने इशारा किया था, जिसके समीकरणों को भी बड़ी बारीकी से समझाया था। आज एक बार फिर वो चर्चा में है। केरल में 3 दिनों की मीटिंग आरएसएस की हुई और उसमें जो सबसे बड़ी बात निकल करके सामने आई, नड्डा जी भी उसमें पहुंचे थे, उसमें ये बात निकल करके आई कि राहुल गांधी आरएसएस की उस मीटिंग में छाए रहे। मतलब मैं तो हैरान हो गया जब मैंने इस खबर को देखा, इस खबर को पढ़ा कि आरएसएस का 3 दिनों का मंथन। सर, आपने जैसा कि बताया था कि वो मंथन इस बात पर था कि भाजपा और आरएसएस के संबंध कैसे सुधरेंगे। 4-5 बातें आपने बताई थी, मुझे अच्छी तरह याद है। सर, आपने पॉइंट दर पॉइंट समझाया था इस बात को और बताया था। अब मैं ये समझना चाहता हूं सर आपसे सीधे सीधे कि आरएसएस की मीटिंग में राहुल गांधी इतना क्यों छा गए, इतना बड़ा मुद्दा कैसे बन गए? देखिए, बीजेपी के हार का मुख्य कारण ये भी रहा है, मिस गवर्नेंस वो सब अपनी जगह पे है। जी। लेकिन भाजपा जो हिंदुत्व का कार्ड हमेशा खेलती थी, वो कहीं जी। न कहीं फेल हो रहा था। राम मंदिर का मुद्दा फेल हो रहा था और ये हम्म। ऐसा नहीं कि जनसंघ को पता नहीं था। खासकर कर्नाटक की चुनाव हारने के बाद हम्म। ऑर्गेनाइजर ने एक लेख लिख के कहा था कि अब मोदी ब्रांड और राम मंदिर ये चलेगा नहीं और ओहो। वैसा ही हुआ। राम मंदिर की प्रतिस्थापना हो गई। ये देखिए, एक ह्यूमन नेचर है। आप जिस चीज़ आपके पास नहीं होती, उसकी आपको बड़े अर्ज होती जी। है। एक और उसके बाद जब मिल जाती है, तो फिर उसका महत्व कम हो जाता है। जब तक हम्म। राम मंदिर नहीं बना था, तब तक बहुत लग रहा था कि राम का मंदिर नहीं बन रहा है, अयोध्या में ये नहीं हुआ है। अब बन गया मंदिर, अब प्राण प्रतिष्ठा हम्म। भी हो गई। अब चलो ये काम निपट गया, अब अपने काम में लग जाते हैं। जी तो सर। वो मुद्दा जिसके ऊपर अपील करके इमोशनल अपील जो थी, वो। दूसरी हम्म। बात, ये मुद्दा इसलिए भी गर्मा नहीं हुआ क्योंकि इसका जिस हिसाब से राजनीतिकरण किया गया, लोग समझ गए हम्म। उसको। आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करना, उसका एक इवेंट हम्म। बनाना, करोड़ों रुपए खर्चा करना, ये हम्म। तामझाम लोगों को लग रहा था कि ये राम नहीं है, ये बेसिकली राम को बेचने का एक मार्केटिंग इवेंट है। ये कुछ बिल्कुल कहीं सर। न कहीं संघ ने भी इस बात को एंडोर्स किया था और जी। संघ भी इसको मानता था कि इसको एक सांस्कृतिक मुद्दा बनाना चाहिए था, एक धार्मिक मुद्दा बनाना चाहिए था और राजनीतिक बन गया। उसके बाद ये जो जातिगत जनगणना हुई, जातीयगत जनगणना से संघ इसलिए दूर हटता है पहले से, क्योंकि पहले प्राथमिकता से संघ ये मनुस्मृति लागू करने के चक्कर में वो मनुस्मृति के पूजक है। संविधान तब भी उन्होंने बहिष्कार किया था, तब भी संविधान जलाने की बात हो रही थी और उसी के चक्कर में बाबा साहेब आम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाई। तो हम्म। ये बातें ऐतिहासिक फैक्ट्स है, ये कोई हम्म। मनगढ़ंत बातें नहीं। तो इस पे अब आपको ये देखना होगा कि आप इसको अब कैसा ट्रीट करते हैं, क्योंकि समय बदल गया है। अब आपको हम्म। ओबीसी भी चाहिए, बैकवर्ड भी चाहिए और हम्म। मंडल आयोग आने के बाद मंडल आयोग की वजह से अलग-अलग जातियों की हम्म। राजनीतिक दल छोटे-छोटे पनपने लगे हम्म। और वैसे चलते एक ऐसा मिक्स कल्चर हो गया। आपने देखा होगा तो आरजेडी उभर के आ गई है, जनता दल हम्म। उभर के आ गया है, सोनीलाल पटेल उभर के आ गया है, जैसे हम्म। रामविलास पासवान अपना एक नेतृत्व लेके आ गए हैं। ये जो जातिगत दल थे, कई कोई निषाद ऊपर के उ उ उठ के आ गए हैं। तो ये जो जातिगत दल उठ के आ गए हैं, उसके लिए भाजपा को हिंदुत्व का छाता खोल के सबको एक लाना ये मुश्किल हो गया। फिर भी गोविंदाचार्य ने पहली बार उत्तर प्रदेश में ये सोशल इंजीनियरिंग की और सारे दलित, पिछड़े वगैरह सब इकट्ठा एक हिंदुत्व के नाम से लाए और कल्याण सिंह को हम्म। मुख्यमंत्री बनाया था। तो कल्याण सिंह पिछड़ी जाति के आते थे और मुख्यमंत्री बने, तो वो एक मैसेज था। हम्म। दूसरी तरफ उमा भारती को उधर बनाया मध्य था। प्रदेश में। उमा भी जी। ओबीसी से आती है, तो एक हम्म। नया मैसेज देने का प्रयास किया था। लेकिन हम्म। बाय एंड लार्ज जहाँ सामंती सोच है, जहाँ जातीयवाद जातियाँ होनी चाहिए ऐसा मानने वाले लोग हैं। क्योंकि हम्म। संघ चालक भले ही कहे कि जातियाँ नहीं होनी चाहिए, जाति ये हिंदू धर्म को लगा हुआ कीड़े सब अपनी जगह पे हैं। लेकिन हम्म। पंचजन्य आर्टिकल लिखता है, हम्म। पंचजन्य अपने आर्टिकल में अभी लेटेस्ट पंचजन्य में लिख के आया है कि जातियाँ होना ज़रूरी है। हम्म। जातियों के कारण ही समाज में एक माला सी बनती है, एक चेन सी बनती है और वो हम्म। चेन जो है वो समाज को बाँध के रखती है। इसलिए हम्म। जातियाँ होना बहुत ज़रूरी है।
सवाल जाति तो रहेगी, जाति नष्ट नहीं होगी। हाँ, जैसा आपने यहाँ पहले छूत अछूत था, वो बहुत हद तक कम हो गया, 90% कम हो गया, 10% बचा है अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में कुछ जगह पे। लेकिन जो जातिगत जनगणना ये मानती है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी समाज में, उसकी सत्ता में उसकी भागीदारी, इससे भाजपा असहज हो जाती है, इससे संघ असहज हो जाता है। तो जब ये जातिगत जनगणना हुई बिहार में, उसका फल अच्छा मिला, कर्नाटक में हो गई, तेलंगाना में हो रही है, हिमाचल में तैयारी चल रही है, तो कांग्रेस तो अपनी जगह जातीय जनगणना कर रही है और वो लोगों को समझ में भी आ गया है। जातीय जनगणना के साथ जो आर्थिक सर्वे हुए, उसमें ऐसा नहीं कि छोटी जाति को ही फायदा हुआ, कई ये भी समझ में आ गया कि सवर्ण कई गरीब है। बिहार का सर्वे जो बताता है, ब्राह्मणों में और ठाकुरों में भी बहुत गरीब लोगों का एक तबका है, तो उनको भी, उनके लिए भी कुछ योजनाएं आ जाती हैं। तो अब जातिगत जनगणना ये जरूरी हो गया, लेकिन बीजेपी को ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि बीजेपी बार बार, नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कि जातिगत जनगणना करके ये लोगों को जातियों में बांटना चाहते हैं, ये समाज को तोड़ना चाहते हैं। मेरे लिए तो 4 जातियां हैं, युवा, स्त्री, गरीब, किसान और गरीब, ये 4 जातियों के लिए मैं काम करता हूँ, वो ये लाइन ले रहे थे। लेकिन अब चुनाव 2024 के नतीजों ने बता दिया कि भैया जातियां रहेंगी और जिसकी जितनी हिस्सेदारी, वो भागीदारी मांगेगा, वो आपको देना होगा यदि इसी देश में राजनीति करना है तो फिर अब संघ ने जो पेतरा बदला, तो संघ ने बड़ा सॉफ्ट सा यू टर्न लिया। उन्होंने कहा कि भाई जातिगत जनगणना होनी चाहिए, हमको पता होना चाहिए कौन किस जाति का है, कितनी जाति के कितने लोग हैं, उससे, उस संख्या से नीति निर्धारण में मदद मिलती है और ये होता है। यदि आपके पास डाटा ही नहीं है तो आप नीतियां नहीं बना सकते, कार्यक्रम नहीं बना सकते उस समाज को उत्थान के लिए या उसके लिए। अभी हमारे पास क्या है, 2011 का सेंसस है, जनगणना 2011 की है, उसी बेस पे 2024 में भी बजट बनता है। देखिए ये दुर्भाग्य है, इसलिए कई योजनाएं हमारी विफल होती नजर आती है, क्योंकि आपका डाटा ही बहुत पुराना है। तो जनसंघ ने जो कल कहा, सॉरी संघ ने जो कहा, आरएसएस ने, कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन इस संख्या का, इस डाटा का उपयोग सरकार करती है, इसकी राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी एज अ पॉलिटिकल टूल। अब सवाल यह है, इसमें बहुत थिन लाइन है, पॉलिटिकल टूल और नॉट पॉलिटिकल टूल। क्या राम मंदिर पॉलिटिकल टूल होना चाहिए था? एक सामाजिक और कल्चरल मूवमेंट था, एक धार्मिक मूवमेंट था, तो फिर आपने ये कैसा नारा दिलवाया कि जो राम को लाएगा उसी को वापस लाना है? आपने उसका राजनीतिकरण किया। आप राम का राजनीतिकरण कर सकते हैं, तो लोग जातिगत जनगणना का क्यों नहीं करेंगे? बाकी लोग भजन करने के लिए थोड़ी आए हैं, वो राजनीति करने के लिए आए हैं। भाई देश पे पुलवामा हुआ या होने दिया गया, करवाया गया, जो भी है वो बड़ा अभी वेग क्वेश्चन है। जी। लेकिन उसके बाद आपने एयर स्ट्राइक किया, किसने किया? आर्मी ने किया। प्लानिंग किसने की? आर्मी ने की। एयरफोर्स, आर्मी सब मिलजुल के वो ऑपरेशन सक्सेस रहा। उसका पूर्ण रूप से चुनाव में कैश किया गया और अमित शाह कह गए, रिकॉर्ड पे कह गए, बोले अरे हमारी सरकार ने स्ट्राइक किया, हम सरकार में थे, इच्छा शक्ति चाहिए होती है, हमने इच्छा शक्ति दिखाई, ये हमारी अचीवमेंट है, हम क्यों नहीं कैश करेंगे इसको? तो आप आर्मी का ये स्ट्राइक भी कैश कर लोगे, राजनीतिकरण करोगे, आप मंदिर बनाओगे, राजनीतिकरण करोगे, आप 85,000 लाख करोड़ लोगों को अनाज दोगे क्योंकि वो भूखे मर रहे, ये मानवीय काम है, इसका आप राजनीतिकरण करोगे। और आप बोलोगे कि मतलब राजनीतिकरण तो ये हो गया कि आप सरकारी सामाजिक योजनाओं का राजनीतिकरण हो गया है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, बंगाल के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है असेंबली में, उनने कहा सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास से ढकोसला हो गया है, हम उसी का विकास करेंगे जिसने हमको साथ दिया। तो फिर आपको ये जातिगत जनगणना पे भी करने की जरूरत नहीं, आप तो अपना चुनाव कर लो, जिस बूथ पे आपको ज्यादा वोट मिले उस बूथ का डेवलपमेंट करो, बाकी बूथ को मरने दो। देश ऐसा नहीं चलता, संविधान ऐसा नहीं होता, प्रजातंत्र लोकतंत्र ऐसा नहीं है। एक तरफ आप कहते हो, इन्हीं संघ चालक की वक्तव्य को यदि मैं देखूं तो
उन्होंने कहा कि चुनाव कोई युद्ध थोड़ी है, ये प्रतियोगिता है, या पक्ष विपक्ष नहीं होता, या पक्ष और प्रतिपक्ष होता है। एक बार चुनाव संपन्न हो गए, फिर प्रतिपक्ष की भी बात सुन के एक सामयिक बीच में एक सामंजस्य का रास्ता निकालकर आपको शासन चलाना चाहिए। और यहाँ पे तो मतलब शत्रु ऐसे कि पूछो मत, एक दूसरे का गला काट के खून पीने की बात होती है। तो संघ भी जान गया कि जातीय जनगणना से अपन मुंह नहीं मोड़ सकते। फिर थोड़ा सॉफ्ट यू टर्न लिया, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन इसका पॉलिटिकल टूल नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल टूल किसने बनाया? पॉलिटिकल टूल बीजेपी ने बनाया। यदि बीजेपी जातिगत जनगणना होने देती, ये इशू ही नहीं रहता। ये इशू क्यों है? क्यों राहुल गांधी कहते हैं कि भाई मुझे राजनीति में कितना भी नुकसान हो, मैं उसकी परवाह नहीं करूंगा, मैं जातिगत जनगणना करवाऊंगा। और प्रधानमंत्री आप नहीं करोगे तो कोई और प्रधानमंत्री आके करेगा। मतलब उनका दावा है कि जातिगत जनगणना पे सत्ता बदल जाएगी, और ये है। और जिस हिसाब से लगातार प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, सरकारी उपक्रमों को प्राइवेट हाथों में बेचा जा रहा है, गिफ्ट दिया जा रहा है, हैंड ओवर किया जा रहा है, उससे वैसे ही रिजर्वेशन खत्म हो रहे हैं। लैटरल एंट्री ने फिर एक रास्ता खोल दिया था जो बड़े मुश्किल से रोका गया। तो यहाँ के दलितों को, पिछड़ों को, ओबीसी को ये बार बार लगता है कि ये सरकार उनके खिलाफ है, उनका रिजर्वेशन खा रही है। वो नहीं चाहती कि हमारा उत्थान हो। अच्छा, प्रधानमंत्री बोलते एक और करते एक है। कि ये विसंगतियां जो आ रही है, इस विसंगतियों के चलते कुल मिला के कहीं ना कहीं संघ को भी ये मानना पड़ा कि जातीय जनगणना करना चाहिए। अब संघ बोलते पॉलिटिकल टूल नहीं है, लेकिन देखिए संघ के कहने से तो कोई नहीं होता। सही बात है। जयराम रमेश का मैंने ट्वीट पढ़ा, मुझे वो बहुत ही बचकाना ट्वीट लगा। जैसे कि जयराम रमेश कई बार बचकानी हरकत करते हैं। उन्होंने कहा संघ कौन होता है? अरे भाई, संघ कौन होता है? मतलब बीजेपी की सरकार है। बीजेपी और संघ के रिश्ते सबको पता है। बीजेपी का रिमोट कंट्रोल यदि संघ है, तो भाई कल तो ये भी बोल सकते हैं कि भैया ये एक यूपीए की सरकार थी, तो अब तब एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी की चेयरमैन सोनिया गांधी थी, वो तय करती थी देश कैसा चले। तो कल कोई कह सकता है कि भाई आप कौन होते हो कहने वाले? जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। अनजान करने की ये तो बेसिकली संघ तो बात करेगा। संघ और बीजेपी के रिश्ते छुपे हुए नहीं है चंद्रकांत जी। वो अपने आप को कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ये कहते हैं कि संघ की जरूरत नहीं है। आम्बेडकर जी को सवाल पूछा किसी ने कि संघ, बीजेपी कहती है कि संघ की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी परिवार के अंदर की बात है, हम सुलझा डालेंगे। तो एक परिवार है, मान तो लिया उन्होंने। जब एक परिवार है और उसका मुखिया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, तो वो तो डिक्टेट करेगा। वो कम से कम कांग्रेस को पूछ के तो पॉलिसी नहीं बनाएगा ना। तो संघ ही तय करेगा। संघ बीजेपी का अगला अध्यक्ष भी कौन होगा, इस पे भी विचार विनिमय करेगा, बिल्कुल, संघ तय करेगा। बिल्कुल, और संघ को ये समझ में आ गया, पहली बार हुआ बीजेपी और संघ के, जनसंघ से लेके बीजेपी तक जी, पहली बार हुआ कि किसी ने ये हिम्मत करके बोला कि संघ की जरूरत नहीं। संघ से बड़ा बीजेपी ने होने का प्रयास किया, और उसका नतीजा हुआ कि संघ, बीजेपी मुंह पे गिर गई। तो संघ फिर अपने बिगड़े हुए बच्चे को औकात में लाने का प्रयास करेगा। तो उसी प्रोसेस में ये प्रोसेस चल रहा है। संघ ही चलाएगा। ये जयराम रमेश को पूछ के नहीं चलेंगे नरेंद्र मोदी जी, वो संघ को ही पूछ के चलेंगे। या संघ जो कहता है वो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर उनको सत्ता से जाना पड़ेगा। तो अशोक सर, क्या ये माना जाए कि संघ की तरफ से जो इंडिकेशंस आए हैं, अब बीजेपी उन इंडिकेशंस पर आगे बढ़ती नजर आ सकती है? आना पड़ेगा। यदि आपको सत्ता में रहना है तो आपको ये करना पड़ेगा जी। पूरा देश यदि जातिगत जनगणना चाहता है तो आप उसको, आपके विम्स हो सकते हैं, आपकी फिलोसफी हो सकती है, लेकिन फिर आपको मानना तो पड़ेगा ही जनता के लिए। तो फिर आप सत्ता से बाहर चले जाओगे। जैसे राहुल गांधी ने कहा कि आप नहीं करोगे तो कोई और प्राइम मिनिस्टर करेगा। वो बड़ा बयान है, बड़ा बयान होगा तो सही। तो यदि यही खुद कर ले तो हो सकता है दूसरा प्राइम मिनिस्टर नहीं आए, नहीं तो फिर इनको जाना पड़ेगा। एनडीए गठबंधन में ही जो
जिन 52 लोगों के भरोसे मोदी जी सरकार में है, उन 52 लोगों में 52 के 52 लोग चाहते जातिगत जनगणना हो। उनमें एक भी घटक दल है जो इसका विरोधी नहीं है। सभी कहते कि होना चाहिए, कोई विरोध नहीं कर रहा। यानी कि अशोक सर, इस बात को माना जाए, इस बात को समझा जाए कि आरएसएस की ये जो 3 दिन की मीटिंग हुई है, इस मीटिंग के बाद अब कुछ बहुत बड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं। पहली बार हुआ चंद्रकांत जी, जी सर। विपक्ष की मांगों को संघ को भी जायज ठहराना पड़ा। ये बड़ी बात है सर। क्योंकि जैसा संघ ने कहा इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये राजनीति ही तो है, जिसके चलते राहुल छाए रहे।